देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत मध्य प्रदेश से कर रहे हैं, जहां पर विदिशा के गंज बासौदा जिले के सेंट जोसेफ स्कूल में सोमवार को धर्मांतरण के मामले को लेकर नागरिकों का गुस्सा स्कूल पर फूटा। इस दौरान स्कूल पर पथराव भी किया गया और तोड़फोड़ भी की गई। गुस्साए लोगों ने हंगामा कर प्रबंधन पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी दिया है। दरअसल पिछले दिनों सेंट जोसेफ स्कूल के 8 बच्चों के धर्मांतरण का मामला सामने आया था। सोशल मीडिया में इससे जुड़ा एक फोटो भी पोस्ट किया गया था। लगातार हो रहे हंगामे को देखते हुए प्रशासन ने शहर के स्थानीय चर्च, भारत माता कॉन्वेंट स्कूल और सेंट जोसेफ स्कूल में पुलिस तैनात कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी और कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करने की बात कही गई है। स्कूल प्रबंधन ने धर्मांतरण की बात से इनकार किया है। अभी सब बच्चे सुरक्षित हैं। कोई नर्स भी यहाँ मेरे पीछे खड़ी हुई है, जो देखिए आप ये लेफ्ट हैंड पे, ये सब स्वस्थ महसूस कर रही है। इनके सामने एक शेयर टीआई मौजूद है। विगत कई दिनों से सेंट जोसेफ स्कूल धर्मांतरण को लेकर सुर्खियों में था। इसमें हमारे राष्ट्रीय बाल आयोग ने भी इसको संज्ञान में लेकर माननीय कलेक्टर साहब को लेटर लिखा था कि इसकी जांच करी जाए कि 8 बच्चों का जो ईसाई पद्धति से धर्मांतरण हुआ है वो 8 बच्चे कौन है। लगातार चर्च के माध्यम से आदिवासी वनवासी भाइयों का और हिंदू भाइयों का लोभ और लालच देकर शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर उनका धीरे धीरे धर्मांतरण किया जा रहा है। सर, ये उसके बारे में मैंने मीडिया से पता चल गया। ऐसा एक लेटर मीडिया से सेंट जोसेफ स्कूल के नाम पर ऐसा एक फैला दिया, एक कन्वर्शन चला रहा है। हिंदू धर्म का 8 बच्चों को ईसाई बना दिया। वो लोग पत्र में लिखा गया है, वो बच्चों का नाम, वो बच्चे का कोई इधर ही नहीं पड़ता है। फिर अक्टूबर 31 तारीख डेट डाल रखा है, तो 31 अक्टूबर संडे इतवार है। ये इतवार में कोई टीचर्स और कोई बच्चे स्कूल में आने की जरूरत नहीं है। फिर ये मुद्दा कैसे हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये स्कूल में ऐसा एक प्रोग्राम नहीं हुआ है। मुझे ऐसा वाले 8 बच्चे इधर ही नहीं पढ़ता है। मुझे ये बच्चों के और बच्चों के पेरेंट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नागालैंड में मौन जिले में सेना के जवानों की फायरिंग में 14 लोगों की मौत के बाद वहां पर तनाव अभी भी बना हुआ है। हालांकि अब उन लोगों का अंतिम संस्कार हो चुका है और इस घटना को लेकर भारतीय सेना के 21 पैरा विशेष दलों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है और एहतियातन इंटरनेट और एसएमएस सेवा को बंद रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल संसद में इस घटना को लेकर बयान दिया और कहा कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में फिर ऐसी घटना न हो। नागालैंड में मारे गए 14 लोगों का अंतिम संस्कार सोमवार को हो गया, लेकिन राज्य में प्रदर्शन जारी है। गम और गुस्से का माहौल बना हुआ है। राज्य पुलिस ने 21 पैरा स्पेशल के जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए इसे इरादतन हत्या बताया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में अफसपा हटाने की मांग की है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने ट्वीट कर अफसपा हटाने की मांग की है। मिनिस्टर से बात किया, वो उन लोग का बहुत सीरियस से ले रहा है। उन लोग को इस केस का 11 लाख दिया और इंजर्स को 50,000 दिया। हम लोग भी हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछता है कि ये रिमूव करो। इसलिए हम हिंदुस्तान है बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड and this is a draconian law. नागालैंड में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना। मिजोरम की हिंसा संसद के दोनों सदनों में गूंजी। गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों सदनों में बयान दिया और कहा कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं दिखा। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। यह निर्णय लिया गया है कि सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो। नागालैंड के इश्यू पे भी हम क्लैरिफिकेशन पूछना चाहते थे। इसमें कंपेंसेशन का मुद्दा था, सूटेड साइट जो ऑर्डर था
उसमें क्या हुआ, किसने कहा, ये सब चीजें। तो ये सारी चीजें हम पूछने के लिए तैयार थे। सिर्फ अपनी बात उन्होंने कहकर, और उसमें उन्होंने आखिरी पैरा में ये भी कहा कि गवर्नमेंट रिग्रेट्स। भाई रिग्रेट इसका मतलब क्या है? तो गलती आपने की, ऐसा हो गया। सरकार का कहना है कि राज्य में हालात नियंत्रण में है, लेकिन ये सच है कि इस घटना से पूर्वोत्तर में अलगाववादी भावनाओं को नई ताकत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज फिर एक दिन के पंजाब दौरे पर हैं और केजरीवाल करतारपुर खास में है, जहां वो महिलाओं को 1,000 रुपए महीना देने की गारंटी वाले कार्यक्रम के रजिस्ट्रेशन को शुरू होने वाले कार्यक्रम में शामिल हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होशियारपुर में अनुसूचित जाति सम्मान सभा में भी शामिल होने जा रहे हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने आज फिर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा। सुनवाते हैं आपको बयान। चन्नी साहब के अपने हलके चमकौर साहब में अवैध रेता माइनिंग होते हुए पाया गया है। उनके ऊपर रेता चोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। पंजाब की जनता जानना चाहती है कि जो अवैध रेता माफिया, रेता खनन उनके हलके में चल रहा है, वो उनके मालिक हैं कि उनकी उसमें पार्टनरशिप है कि वो उसको उनका संरक्षण प्राप्त है। एक मिनट सच्चाई क्या है, इसका पता चलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ कॉरिडोर अब लगभग पूरा होने को है। प्रधानमंत्री 13 दिसंबर को इसका लोकार्पण भी करेंगे। पीएम के इस प्रोजेक्ट को भव्य बनाने के लिए जहां उत्तर प्रदेश सरकार अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है, तो यहां आने वाले लोग भी इस कॉरिडोर को देखकर काफी खुश नजर आए। अजय सिंह की रिपोर्ट। विश्वनाथ मंदिर का यह नया लुक है। रात में भी इसे भव्य बनाने के लिए मंदिर के अलग अलग प्रांगण में तरह तरह से जगमगाती लाइटिंग की गई है। लोकार्पण के दिन कुछ ऐसा ही संयोजन शहर के घाट से लेकर घरों तक करने की योजना है। सभी लोग एक उत्साह के वातावरण में इसको लेकर के चल रहे हैं। सभी लोग अपने अपने घरों पर झालर सजाने वाले हैं। सभी लोग अपने अपने घरों पर दीपक जलाने वाले हैं। माँ गंगा के घाटों पर इस पार उस पार दोनों तरफ देव दीपावली दीपोत्सव का एक महोत्सव के रूप में मनाने की परिकल्पना है। हर मंदिरों पर संस्कृति विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या रोज चल रहा है। स्वच्छता पूरे नगर में, जिले में अलग अलग तरीके से सरकार के तंत्र भी, जनता के तंत्र भी, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी किया जा रहा है। इसी तरह कीर्तन मंडलियां भी निकलनी शुरू हो गई हैं और लगातार पूरी काशी इस उत्सव में अपने को किसी न किसी रूप में शामिल कर रही है। विश्वनाथ मंदिर के इस बदले स्वरूप और बड़ा प्रांगण बनने के बाद यहाँ के पुजारी भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कॉरिडोर के इस भव्य रूप से न सिर्फ इसकी छटा निखर आई है, बल्कि इससे यहाँ दर्शन करने आने वाले लोगों की तादाद भी बढ़ेगी। पहले में और अब में इतना बड़ा अंतर, कुछ बातों को बोलने के लिए शब्द होता है, पर इस अलौकिक छटा और इतने बड़े प्रांगण को देखते हुए हमारे पास शब्द नहीं है कि मैं भगवान राजाधिराज महाराज काशी विश्वनाथ जी के दरबार के बारे में क्या बताऊं। पहले मेरा भी यहाँ पे मकान था, मैं भी यहाँ का वासी रहा, मेरा भी यहाँ पे मकान गया है कॉरिडोर में। उसमें जाने के बाद पहले जो दर्शनार्थी आते थे उनको जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिन पतली गलियों से वो आते थे और घंटों लाइन में लग के भी अच्छे से बाबा का दर्शन नहीं कर पाते थे। अब इतना बड़ा प्रांगण होने के बाद जो विग्रह छुपे हुए थे, मतलब छुपने का अर्थ था कि जहाँ आम दर्शनार्थी नहीं पहुँच पाते थे, अब उन्हीं सभी विग्रहों के दर्शन का लाभ उठाएंगे इस प्रांगण के अंदर। मुख्य मंदिर प्रांगण में प्रदक्षिणा पथ, उसमें लगे संगमरमर के शिलालेख, उन शिलालेखों पर धर्म शास्त्रों के स्त्रोत और उस पर बने भित्ति चित्र, ये सब विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण के नए आयाम हैं, जो रात की लाइटिंग में भी बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं। जो भारतीय दर्शन है वो विसर्जन के साथ विसर्जन दोनों का युग्म बना हुआ है।
आप सृजन करते हैं और उसका उपयोग करने के बाद समय पर उसका विसर्जन करने की भी प्रविधि है। बनारस की गलियां एक इतिहास हैं और इतिहास के एक दौर की उपलब्धि भी हैं और उनका अपना सौंदर्य भी है जो बहुत इलाके में अभी है और हमेशा वो रहेगा सौंदर्य। लेकिन धीरे धीरे नव सृजन भी होता है। सृष्टि जैसे समय समाप्त होने पर किसी भी व्यक्ति को पृथ्वी से उठा लेती है, कोई भी पेड़ अचानक एक दिन सूख जाता है, तो सृष्टि अपना आवरण बदलते रहती है, सृष्टि अपना रूप बदलती है। नए रूप को स्वीकार करने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, ये एक प्रकृति भी है, लेकिन धीरे धीरे लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये जो सृजन हुआ है महासृजन है, इसका स्वागत होना चाहिए। गलियों के शहर बनारस में जब विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है तो यहाँ आने वाले श्रद्धालु अब यही कह रहे हैं कि यह सुंदर भी है और भव्य भी। वाराणसी के विश्वनाथ कॉरिडोर से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है भीमा कोरेगांव मामले में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं सुधा भारद्वाज, उनको बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत को बरकरार रखा है। 8 दिसंबर को सुधा की जमानत पर रिहाई का रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा। सुधा भारद्वाज की जमानत के खिलाफ एनआईए की याचिका जो थी सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के डिफॉल्ट जमानत देने के फैसले पर मुहर अब सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है और कहा है कि इस मामले में दखल देने की कोई वजह दिखाई नहीं देती, याचिका खारिज की जाती है। तो एनआईए ने जो हाईकोर्ट का फैसला था जिसमें 1 दिसंबर को उन्हें डिफॉल्ट जमानत दे दी गई थी सुधा भारद्वाज को, उसके खिलाफ एनआईए सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने अब एनआईए की याचिका को खारिज करते हुए सुधा भारद्वाज की जमानत को बरकरार यहां पर रखा है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है नागालैंड से, जहां पर नागालैंड की कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि वो केंद्र सरकार से एएफएसपीए हटाने की मांग करेंगे। यहां पर केंद्र सरकार को अब जो राज्य सरकार है वो चिट्ठी लिखेगी। इसके साथ ही जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है उसे भी अब रद्द करने का फैसला ले लिया गया है। पहले ये फैसला सिर्फ कल तक के लिए किया गया था, कल हॉर्नबिल फेस्टिवल को रद्द किया गया था। 10 दिनों का ये फेस्टिवल होता है, लेकिन अब इसे रद्द करने का फैसला ले लिया गया है। आपको बता दें कि शनिवार को सेना की गोलीबारी में और गलत पहचान के चलते 14 ग्रामीण लोगों की वहां पर जान चली गई थी और सेना की गोलीबारी में जब जवानों की मौत हुई उसके बाद इस मामले में काफी तूल पकड़ लिया था। तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट वहां पर लगा हुआ है। ये जो मौन का इलाका है ये म्यांमार से सटा हुआ है और यहाँ पर अफ्स्पा लगा हुआ है और अफ्स्पा के तहत होता यह है कि जब तक केंद्र सरकार की इजाजत नहीं होती है तब तक सेना को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। लेकिन ये जो मामला हुआ है मौन जिले में जहां पर सेना की गोलीबारी में 14 लोगों की जान चली गई है, यहाँ पर नागालैंड पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की है इस मामले में। अब हम रुक कर रहे हैं हमारी वरिष्ठ सहयोगी नीता शर्मा का। नीता, बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर अफ्स्पा हटाने की मांग तो लगातार चल रही है, लेकिन अब जब कैबिनेट अगर फैसला लेती है नीता, तो किस तरह से ये मामला आगे बढ़ता है और उस पर केंद्र का क्या रुख हो सकता है? केंद्र सरकार तो डिस्टर्ब एरिया करार देती है नागालैंड को। यही वजह है कि बार बार जो एएफपीएस है वहाँ पे लागू करती है और उसको एक्सटेंड करती है। हालांकि कल जब वहाँ के मुख्यमंत्री का नेफू का ट्वीट आया था उससे भी साफ हो चला था कि जो इनके अब खुद के एलाइज हैं वो एएफपीएस से हटाने की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, बाकी स्टेट से भी ये जो आवाज है वो उठ रही है कि वहाँ पे जो नागालैंड में जहाँ पर शांति बहाली की प्रक्रिया चल रही है केंद्र द्वारा, वहाँ पर ये एएफपीएस से हटाया जाए। तो आज नागालैंड कैबिनेट ने वही बात जो है दोहराई है जो कल उनके मुख्यमंत्री ने कहा था कि वहाँ से हटाया जाना चाहिए। ये जो मांग है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की हमेशा रही है कि जो एरियाज है उन्हें डिफाइन किया जाए, लेकिन केंद्र जो है वो ब्लैंकेट बैन जो है ब्लैंकेट एएफपीएस से लगा देता है, जिसके चलते सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इम्यूनिटी मिल जाती है अगर वो किसी तरह का कोई काम करते हैं। यही मांग हमने देखा था कि जम्मू और कश्मीर में भी कई इलाकों में सुनने को मिली थी। वहां के लोगों ने भी बोला था कि एएफपीएस से हटा लिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार जो है, जो सुरक्षा बल है, वो कहते हैं कि यहाँ पे इंसर्जेंसी है, यहाँ पे अलगाववाद है, यहाँ पर जो सिक्योरिटी सिनेरियो है वो अलाउ नहीं करता कि एएफपीएस को हटाया जाए। तो ये एक पॉलिटिकल फाइट जो है वो अब शुरू हो गई है इस इशू को लेकर। अदिति जी, नीता, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो मामला था जिसमें खुद गृह मंत्री ने दोनों सदनों में बयान देकर कहा है कि उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और उन्होंने अफसोस भी जाहिर किया और ये भी कहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर इस जांच में कुछ निकल कर आता है तो जनरली अफ्स्पा पर जब तक केंद्र की इजाजत नहीं होती है तब तक कार्रवाई नहीं की जा सकती सेना पर। इस मामले में क्या ये अपवाद हो सकता है?
ये तो हमेशा से ही रहा है। आपने जितने भी मामले देखे हों जो एफपीएसए के तहत अगर कोई केसेस रजिस्टर हुए हैं, जो मतलब अगर कानून है और उसके बावजूद वहाँ पे केसेस रजिस्टर हुए हैं आर्मी के, हमने ऐसा बहुत एग्जाम्पल्स जो हैं वो कश्मीर इलाके में देखे हैं कि एफपीएसए वहाँ पर लागू है, लेकिन जो है जांच बेशक से शुरू होती है, लेकिन उसका अंत जो नतीजा है वो कुछ नहीं निकल पाता है। मोस्टली जो है वो एग्जॉनरेट किए जाते हैं किसी भी बिना पर, चाहे जैसे इसी मामले में जो अब आर्मी की तरफ से भी ऑफ द रिकॉर्ड बोला जा रहा है कि बेशक से उन लोगों को सूचना थी कि इंसर्जेंट्स जो है वो वहां पर मूवमेंट करेंगे, इन लोगों की जो गाड़ी है उसे रोकने का इशारा भी दिया गया, लेकिन ये लोग रुके नहीं। तो जो नाके थे उन्हें चेक पॉइंट में तब्दील कर दिया गया। पहले उनकी गाड़ी पर गोली मारने की कोशिश की गई, लेकिन जब रुकी गाड़ी तो पहला जो सिविलियन निकला वो एक एयर राइफल निकला था। जो एयर राइफल है उसे इन्होंने मिस्टेक कर लिया कि ये उसके पास गन है, जैसे कल चलते ये एनकाउंटर हुआ। तो ये अब आर्मी की तरफ से भी एक अपना पक्ष जो है वो रखा जा रहा है, दूसरे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं, वो दिल्ली तक ये वाली बात जो है समझाई जा रही है। हालांकि जो थर्ड कोर है उन्होंने बोला है कि इसे बहुत लॉजिकली इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो एक सेंटिमेंट है, जो नागा ट्राइब में बहुत सेंटिमेंटल लोग होते हैं। अभी हमने देखा वहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल जो चल रहा है उससे भी अब एक सवाल खड़ा हो गया है कि अगर एक ट्राइब उसे विड्रॉ करती है तो सारी ट्राइब विड्रॉ कर लेती है, तो उसका रेपरकशन और इलाकों में क्या होगा, इसके देखते हुए केंद्र सरकार, जो अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने कहा था न सिर्फ आर्मी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है बल्कि लोकल पुलिस भी कर रही है। बहुत शुक्रिया नीता इस तमाम जानकारी के लिए। तो नागालैंड कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब केंद्र सरकार से अफस्पा हटाने की मांग की है और अब केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखेगी जो राज्य सरकार है वो, और हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है उसे भी अब रद्द करने का फैसला राज्य सरकार ने ले लिया है।